नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता की घोषणा से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अलग से 10% कोटा को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा लाभ पहाड़ी जनजाति, पद्दारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को मिलेगा। आपको बता दें, इन्हें हाल ही में अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल किया गया था। साथ ही इस कोटे का प्रभाव गुज्जर और बकरवाल समुदाय और पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त अन्य लोगों को मिल रहे कोटे पर नहीं पड़ेगा और उन्हें 10% कोटे का लाभ मिलता रहेगा। वहीं केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मनदीप कुमार शामिल रहे। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2023, संविधान यानी कि जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश अधिनियम 2024 और जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के सरकारी आदेश और जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 में संशोधन करने के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ऐसे में कश्मीर में एक नया दांव बीजेपी की सरकार द्वारा खेला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर आरक्षण देने की बात कही है और आरक्षण लागू किया है, वहीं दूसरी ओर अब विपक्ष इस आरक्षण को कैसे देख रहा है? क्या इस आरक्षण से विपक्ष के वोट बैंक में कटौती होगी? क्योंकि देखिए, आज ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और ठीक आचार आदर्श संहिता लगने से पहले ही इस बात की घोषणा की गई कि कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया। पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता की घोषणा से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अलग से 10% कोटे को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा लाभ पहाड़ी जनजाति, पद्दारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को मिलेगा। इन्हें हाल ही में अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल किया गया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस आरक्षण के जरिए बीजेपी ने जो साधने की कोशिश जम्मू कश्मीर की जनता को की है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है। आपको बता दें कि इस कोटे का प्रभाव गुज्जर और बकरवाल समुदाय और पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त अन्य लोगों को मिल रहे कोटे पर नहीं पड़ेगा और उन्हें 10% कोटे का लाभ मिलता रहेगा। वहीं केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मनदीप कुमार भंडारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण यानी कि संशोधन अधिनियम 2023, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024 और जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के सरकारी आदेश और जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 में संशोधन करने के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर वासियों को ये तोहफा क्या
वोट बैंक में असर डालेगा? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किसी भी वक्त तो हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब क्या इस तोहफे का फायदा सरकार को मिलेगा? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में जनता को साधने के लिए पार्टियां हर कवायद कर रही हैं किस तरीके से जनता का मत अपने हक में ले सकें। बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अलग से 10% कोटे को मंजूरी दे दी है। ये बेहद खुशी की खबर अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए जो कि जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए है। ऐसे में क्या इस पहल को, इस घोषणा को ठीक चुनाव से पहले होना, इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? तो ऐसे में आज इसी मुद्दे पर अहम चर्चा करेंगे। खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय खैरा जी मौजूद हैं। विजय खैरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस नेता रतन तिवारी और पीडीपी नेता एडवोकेट मोहम्मद अनायत जी भी जुड़ जाएंगे। खैरा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि आपने चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को आरक्षण दिया है। क्या चुनाव आते ही जम्मू कश्मीर की याद बीजेपी को आती है? इससे पहले सरकार को जम्मू कश्मीर की याद नहीं आती? क्यों? आरक्षण भी पहले तो दिया था, कुछ दिन पहले बढ़ाया है। 4% पहले ओबीसी को दिया था, 8 किया है। 10% पहले गुज्जर बकरवाल लोगों को दिया था। बाकी लोगों की जो डिमांड चल रही थी उस पर विचार चल रहा था। अब विचार चल रहा था उस पर, और देश के अंदर हजारों समस्याएं होती है, इस पर भी विचार था और उस पर भी चल रहा था। जैसे ही जिसका समय आता है उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। ठीक है, अब चुनाव आ रहा था, चुनाव के बाद आचार संहिता लग जाती तो आवश्यक था, उसमें कौन सी बात है। पहले ही भी था ना, 10% गुजर बकर वालों को जब दिया था आदिवासियों को जी, तब ये कोली, पडारी और गड्ढा ब्राह्मणों की ये डिमांड पहले ही चल रही थी, जिस पर पिछली 60 साल की सरकारों ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ अपने ही कुनबे को पालते रहे, अपनी लोगों के बाप बेटे के बेटे के बेटे मुख्यमंत्री बनते रहे। वो सब हमारे यहाँ चलता नहीं भारतीय जनता पार्टी में। तो मोदी जी ने शुरू में ये कह दिया था 370 जब आई थी कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो गरीबों के, आदिवासियों के, बैकवर्ड के हित में होंगे जी। और वो उन्होंने किया। जिस बात के लिए हम कमिट थे, जिस बात का हमारा वादा था, हमें तो उसको निभाना ही था, तो समयबद्ध निभाना था। तो जब जब जो स्थिति आती जाती है उसको तुरंत निपटते जाते हैं। उसके पहले हमने रिजर्वेशन दिया। अब ओबीसी में समय लगना था क्योंकि उसमें सोशल का विभाग भी शामिल था, उसकी रिपोर्ट आनी थी। जब उसकी रिपोर्ट आई ओबीसी की तो 8%, वो भी 4 से 8% कर दिया। 15 जातियों का पहले से चल रही थी समस्या, उनको इन लोग 2 को भी नहीं शामिल कर पाए। हमने पूरा विचार किया, 4 साल उस पर विचार किया, उस काम किया उसके ऊपर, और उन जातियों का सर्वे करने के बाद वो 15 जातियां भी हमने उसमें सम्मिलित कर दी जी। अब इसका सवाल यह है कि अगर हम 4 महीने पहले कहते तभी भी आपने कहता था चुनाव की आधा ही लगता है, 2 महीने पहले होता तब भी कहते। चंद घंटे, महज चंद घंटे बचे हैं तारीखों का ऐलान होने में। चंद घंटे पहले बहुत से निर्णय होते हैं, चंद सेकंड पहले भी होते हैं जी। जाते जाते सरकार के पास हजारों निर्णय होते हैं, जितने भी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। काम भी जल्दी जल्दी जब चुनाव नजदीक आता जाता है तो पहले जो 4 साल में काम चलता है उसके बाद लास्ट में गति पकड़ने लगता है, क्योंकि हम अपने वादे पूरे करना है। 5 साल के अंदर हजारों बीच में परेशानियां होती हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग ही बनवाना थे, 35 किलोमीटर रोज बनाने थे, उतने बना डाले हमने। शुरू में 20 बने, फिर 25 बने, फिर 30, फिर बनाना चालू कर दिया। आते आते उसका बजट, उसकी गति पकड़ते समय लगता है। लेकिन हमने जो वादे किए एक एक करके मोदी सरकार ने उन सबको पूरा करके दिखा दिया। अब इनको ये तकलीफ पहले ही 3 से 70 के ऊपर जो हुई थी, जबकि वो राष्ट्र हित में था, जबकि वो पहले से पास था, जबकि वो टेम्परेरी था, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़े तो समय लगा। नहीं तो हमारा ये वादा 5 साल पहले भी पूरा हो जाता शायद, अगर 370 पहले कर पाते तो। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नेता रतन तिवारी जी जुड़े गए हैं। नेता रतन तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी, देखिए, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अलग से 10% कोटे को मंजूरी दे दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको?
चलिए माफी चाहेंगे, संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ पीडीपी नेता मोहम्मद अनायत जी भी जुड़ चुके हैं। अनायत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे मेरा सवाल यही रहने वाला है कि बीजेपी ने 10% आरक्षण, सरकार ने 10% आरक्षण देकर एक बड़ा दांव खेला है, क्या लगता है चुनाव में इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा? नलिनी जी, थैंक यू आपने अपने प्रोग्राम में आज बुलाने के लिए जी। तो ये तो आपने जो उन्होंने पीछे ही देखा आपने कि पेट्रोल प्राइस में और डीजल प्राइस में 2 रुपए के उन्होंने घटा दिए। उसके बाद हमारे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, नेशनल न्यूज चैनल्स, उन्होंने देश के सारे स्टेट्स में जाके पेट्रोल पंप्स पे जो अपने यहाँ का कॉमन सिटीजन है उनसे पूछा, बताओ क्या भाव, और उन्होंने बोला कि एक इलेक्शन प्लॉय है, एक गिमिक है। आज उन्होंने 2 रुपया कम कर दिया और इलेक्शन खत्म होने के बाद 5 रुपया उसमें बढ़ोतरी होगा। और ये एक इलेक्शन का जो प्लॉय है, अभी ये जो सारी नीतियां हैं, इनके जो स्ट्रेटजीज हैं और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो इनके सारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, आज की डेट में हमारे देश की सारी जनता उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। सीए कब ला रहे हैं, ये इतने सारे जो मल्टी 1000 करोड़ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, अपने सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं और एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट एक्सचेकर पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वहां पे प्रचार किसका कर रहे हैं? बीजेपी की नीतियों का, कि उन्होंने क्या क्या किया। तो आज की डेट में इन सारी चीजों से, आज की डेट में हमारी जो हमारी यहाँ के अवाम है वो सारी बातों को समझते हैं, इन बातों के पीछे क्या मतलब है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि, और जो आज की डेट में जो बीजेपी सपने देख रही है तो वो देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट जो हमारी पब्लिक है, अवाम है, वो सब जानती है कि इन सब बातों के पीछे बीजेपी की क्या मंशा है। जी, चलिए एक बार फिर से हमारे साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी जुड़ गए हैं। रतन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनजातीय समुदायों के लिए अलग से 10% कोटे को मंजूरी दे दी गई है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? देखिए, सरकार जितने भी कार्यक्रम कर रही है वो कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रही है। जी, आप देखिए, जैसे सीए लाया इन्होंने, 4 साल 3 महीने तक ये सोए रहे। जब अचानक इनको लगा कि हम चुनाव में बुरी तरीके से हार झेलेंगे, उन्होंने सीए का बिल लाया। आपने देखा किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे इनकी खटिया खड़ी करके रखी है। ये सब हताशा, निराशा है, जल्दबाजी में ये सब फैसला कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर से इस 10% से जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा होता है, उन खाड़ी में रहने वाले लोगों का फायदा होता है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन सरकार की अगर मंशा गलत होगी, सिर्फ सरकार की मंशा ये होगी हम चुनाव में ज्यादा सीटें जीतें और सरकार बनाएं, अगर ये मंशा होगी तो हम इसका विरोध भी करेंगे। जी, विजय खैरा जी कह रहे हैं कि आप लोग हताशा निराशा में जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं कि अब एकदम अंतिम चरण पर मामला है और एक बार आदर्श आचार संहिता लग गई तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप लोग। अभी ये कह रहे थे कि सरकार की मंशा है अधिक जीतने की। हाँ, हम सहमत हैं आपसे, हमारी मंशा है अधिक सीटें जीतने की, हम अधिक सीटें जीतेंगे। हम कश्मीर में भारत की राष्ट्रीय पार्टियों का घुस पाना आसान नहीं था। इस समय भूल जाइए मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कश्मीर हिस्सा जिसको पाकिस्तान की अलगाववादी शक्तियां अंदर घुस चुकी थी और हिंदुस्तान का कानून जहां नहीं चलता था, हमने वो करके दिखा दिया कि उसको हिंदुस्तान का कानून वहां चला दिया। हम भारत का कानून, संविधान नहीं चलता था, वो चला के दिखा दिया। जो 60 साल तक ये लोग ऊंघते रहे या वोटों की खातिर। नहीं, कांग्रेस तो अभी भी कह रही है, कांग्रेस तो अभी भी कह रही है खैरा जी कि अगर वापस से सत्ता में आएंगे तो 370 वापस ले लेंगे, वादा किया है उन्होंने। कह दे, अगर ये कह दे तो 400 पार नहीं 500 पार है। फिर कल कह तो दे, एक बार कह दे जरा, अगर कांग्रेस कमेटी में हिम्मत है तो कह दे कि हम 370 वापस लाएंगे, विचार करेंगे नहीं, ये बोल दे वापस लाएंगे। अगर 500 पार नहीं होगा तो कह देना आप मुझसे, आप राष्ट्र के खिलाफ काम करेंगे, देश के विरुद्ध काम करेंगे, आप कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप के काम करेंगे। कौन सा भारतवर्ष का नागरिक है हमारे यहाँ पूरी की पूरी पॉपुलेशन में एक आदमी बता दे जाए जो राष्ट्र के खिलाफ इनका साथ दे देगा। आप पहले ही कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर चला जाए पाकिस्तान में, कोशिश माने जिस तरह से आपने काम किए थे वो काम सामने दिखाई दे रहे थे, खुलेआम बोल रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी यहाँ। वो लोकल लोग ये कह रहे थे जो सत्ता संभाल रहे थे, जो गरीबों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे। हम तो अभी 8% उस पर भी विचार कर रहे हैं कि ओबीसी को नगर पालिकाओं में, पंचायत में, उन सब में देंगे। जो हिंदुस्तान में हो रहा है गरीबों की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन सब अलगाववादियों को भी
हटा करके हम इन सबको राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र से जोड़ेंगे, राष्ट्र की धारा में जोड़ेंगे और जोड़ के रहेंगे। और यही हमारा सपना है, यही मोदी जी का नारा है, सारा देश एक होगा। और आप आओ 370 की बात करो ना। पहले आपने तो यहाँ तक कह दिया था मैडम, यहाँ तक इन्होंने कह दिया था लोकसभा के अंदर अधीर रंजन चौधरी ने कि वो तो हमारा हिस्सा ही नहीं है अभी, वो तो अभी वो फैसला होगा। ये सब चीजें, ये हरकतें कर रहे हैं। हारते हैं तो कहीं मशीनें कहेंगे, कहीं कुछ करेंगे। हारते हो अपनी हरकतों से। राजनीति करना आपको आता नहीं, देश चलाना आपको आता नहीं, गरीबों का भला आपको आता नहीं, आखिरी आदमी का आंसू पहुंचने की बात करते हो, गांधी जी करते वो हो नहीं, करते तो हम सब हैं। विजय खैरा जी कह रहे थे कि बहुत सारे काम जो है बीजेपी कर रही है, विकास की जो है बयार बहाने की बात कर रहे थे। आप लोग इस चीजों से सहमत हैं क्या? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में आई, न तो युवाओं को रोजगार दे पाए, न तो महंगाई कम कर पाए, न तो किसानों की समस्याओं को हल कर पाए, न तो महिलाओं को समस्या से निजात दे पाए। यह सरकार आप देख लीजिए पूरी तरीके से फेल है और यह राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर भगवान श्री राम के नाम पे ये अपनी चुनावी नैया पार कराना चाहता है। देश आज के डेट में पूरी तरीके से समझ चुका है भगवान राम का राजनीतिकरण और राष्ट्रवाद के नाम पे जो चुनाव लड़ते हैं, इनके ही नेता हुआ करते हैं अब हार्दिक पटेल, जो जब कभी कांग्रेस में हुआ करते थे तो इनके लिए वो आतंकवादी थे, देश विरोधी थे, लेकिन आज इनके साथ जाने के बाद वो राष्ट्रवादी बन के घूम रहे हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, उतना बड़ा ईमानदार हो जाता है। अगर इनके खिलाफ जितना ज्यादा मजबूती से बोलेंगे उतने बड़े आप भ्रष्टाचारी हो जाएंगे और आपको जेल में भी डालने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बताए ना पिछले 10 सालों में इस देश की जनता के लिए क्या किया, इस देश के लिए क्या किया, कश्मीर के लिए क्या किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं। जो तमाम ऐसी कंपनियां सामने आई हैं, आपको भी पता होगा, जिनके ऊपर 4 दिन पहले ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है और 5वें दिन इनको चंदा मिला है। तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है। अभी और भी खुलासे होंगे। अभी पीएम केयर फंड जो बना था उसके भी खुलासे होने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी ऐसी पार्टी साबित होगी जिसने भ्रष्टाचार खुल के किया है। यही प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज खा भी रहे हैं लेकिन देश की जनता को भूखा सुला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरे शिद्दत से, पूरे मजबूती के साथ इस देश के किसानों के साथ, इस देश की युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ खड़ी है। और राहुल गांधी जी की यात्रा देखो आज समापन हो रही है मुंबई में। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने इस यात्रा से एक संदेश दिया है पूरे हिंदुस्तान को, वो देश की जनता उनके साथ खड़ी है। आप देखते जाइए, 400 का आंकड़ा बता रहे हैं, कभी 500 का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि 400 सीट पे भी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। ये कह तो रहे हैं कि अब की बार 400 पार, खुलकर कह रहे हैं। तो इनसे पूछिए ना कि 400 सीट पे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जब 400 सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 400 का आंकड़ा कहां से पार कर देंगे। और दूसरी बात, ये हताश और निराश है। साउथ में हमने इनके दरवाजे बंद कर दिए, उत्तर प्रदेश में इनकी कुछ चलने वाली नहीं है, बिहार में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, इनकी हालत खराब है, महाराष्ट्र में तकलीफ में स्थिति में आ गए हैं क्योंकि वहां पे सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इनको बैकफुट पे ढकेल दिया है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से निराश है। ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोगों की भी बड़ी कवायद थी पीडीपी के साथ गठबंधन करने की, एनसी के साथ गठबंधन करने की, लेकिन बात वहां पर आप लोगों की भी नहीं बनी सर। तो सारे ही लोगों के एक ही जैसे हाल इस वक्त बने हुए हैं। हम आपको अंदर की खबर बता देता हूँ आज के चैनल पे जी। हमारी बात हर जगह बन चुकी है। हम अपने प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देखते जाइए, चुनाव का तारीख आज घोषित होने जा रहा है 3 बजे। उसके बाद देखना हम पूरे पत्ते खोल देंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर चली जाएगी और इतनी दूर चली जाएगी कि 100 सीट भी उनको शायद लोकसभा में न मिले। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद अनायत जी भी बने हुए हैं। अनायत जी, कैसे देख रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की पहल को? क्या कोई काट निकाल पाएंगे आप लोग इसकी? ये मैं जहाँ तक काट की बात है, ये खेरा साहब बोल रहे थे कि उन्होंने कश्मीर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक दूसरा बांग्लादेश बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बहुत चिल्ला के हमारे बीजेपी के सारे लोग नेता चिल्ला के बोल रहे हैं कि 370 का दुरुपयोग हो रहा था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 2019 से पहले दुरुपयोग हो रहा था, सॉरी, या 2019 के बाद हो रहा। और मैं आपको पूरे वसूख और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ ये बात, जितना 5 अगस्त 2019 के बाद दुरुपयोग हो गया है 370 का, उतना पहले शायद कभी नहीं हुआ होगा। और ये जिस चीज की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, मुल्क का कानून नहीं था, मुझे तो लगता है कि जो आदमी ये बोले कि हमारे एक देश के
भारत के एक स्टेट में हमारा संविधान नहीं था, तो मुझे लगता है कि हमें तो फिर एक बार स्कूल जाने की जरूरत है। उनको तो शायद ये पता ही नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। हमारे प्रेम्बल में लिखा है कि ये सारे स्टेट्स के ऊपर लागू होगा, चाहे वो उसमें आर्टिकल 9 में कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कि ये जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये क्या बात कर रहे हैं, किन चीजों को दोहरा रहे हैं? तो ये तो हमारे संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये कह के बड़ी दुख होता है कि उनको तो अपने संविधान के बारे में कुछ पता नहीं है। तो बात अब ये रही कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये किया कि जो पीछे हमारे जो एनडीए 1 से पहले जो उनका था, तो जो गैस सिलेंडर हमारा था वो 500 रुपए में बिकता था, और आज हम जब एनडीए 2 में आए हैं तो गैस सिलेंडर उन्होंने 1200 रुपए तक पहुंचा दिया। वो उनको नजर नहीं आता था। नहीं, लेकिन कहते रहे कि जम्मू कश्मीर को पर्यटन का केंद्र बनाएंगे, इससे पहले इतना विकास कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, उतना विकास लेकर आएंगे। विकास हो रहा है तेजी से जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए एक पर्टिकुलर सेक्टर में बताइए मुझे जहां उन्होंने किया है, बिकॉज जो आजकल प्रगति जो हो रही है, जो नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, ये केवल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आ रहे हैं। ये आप देखिए जो G20 हुआ, दैट वाज नॉट एक्सक्लूसिवली J&K स्पेसिफिक, वो पूरा कंट्री के लिए था। वो जो इन्वेस्टमेंट आया वो पूरी कंट्री के लिए आया, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं आया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप कोई कोर कॉम्पिटेंसी वाला सेक्टर है तो टूरिज्म सेक्टर है, और अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं तो हम ज्योलॉजी माइनिंग में लाएंगे। हमारे पास तो वो रिसोर्सेज है ही नहीं। जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, जो हमारे पास यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, उसी में तो आप अपने जो इन्वेस्टर्स हो उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारे कश्मीर में अगर आप देखोगे सबसे बड़ा सेक्टर हमारा है जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, उसको आप उनको उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन बड़ी बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं उनको बताऊं, यहाँ जो हमारी सबसे इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नंबर 1 हमारी एशिया में सब नंबर 1 फ्रूट इंडस्ट्री है, यहाँ पे फ्रूट मंडी है। यहाँ पे आप मुझे बताइए, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें बताइए उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया। ठीक है, खैरा जी से जवाब ले लेते हैं। विजय खैरा जी, कितना डेवलपमेंट हुआ है बताइए। आप लोगों ने कहा था कि आप लोग आएंगे तो कश्मीरी पंडितों का वापस से विस्थापन होगा। कितना विस्थापन कराया आप लोगों ने, कितना विकास कराया आप लोगों ने? एक्चुअली क्या है, ना तो इन लोगों को डाटा पता होते हैं, ना इनको ये पता कश्मीर में क्या हो रहा है, ना इन्हें अखबार पढ़ना, ना इन्हें कुछ देखना। नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ का रह रहा हूँ, तो उनको पता है। जो आप दिल्ली में बैठे हो या बॉम्बे में बैठे हो या कहाँ बैठे, दिखाई देते नहीं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम्हें दिखाई देते नहीं है। वंदे भारत चल गई हर जगह के लिए, शॉर्ट में सवेरे जाके शाम को लौटती है राजधानी में, तुमको बीचों को दिखाई देती नहीं है। तीसरी पटरी डल गई है, बॉम्बे से लेकर सेंट्रल से लेकर सेंट्रल साउथ तक तुमको दिखाई देता नहीं है। तो हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हें दिखाने की, जनता देख रही है। रही कश्मीर की बात, तो आप कश्मीर का आपको पता ही नहीं, डाटा बिल्कुल बंद कश्मीर पड़ा था जो 20 साल से। उसमें पर्यटकों की संख्या देखिए आपने, किस कदर भरे जा रहे हैं पर्यटक जी। मेरे परिवार के जहाँ मैं जाने से डरता था, मेरे बच्चे घूम के आ गए हैं, सब चले आ गए। तो सब आप चले जाओ, खुल के जाओ जरा, ना सिपाही की जरूरत है आपको, ना डर की जरूरत है। ठीक है विजय खैरा जी, सीधा सा सवाल है, आरक्षण लागू करने की बात हुई, आरक्षण लागू हो गया, लेकिन क्या कोर्ट से मंजूरी मिलेगी? क्योंकि देखिए मराठा आरक्षण की बात भी कही थी, लेकिन कोर्ट में जाके मामला अटक गया था। ऐसे में क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा है जो चुनावी वक्त में छोड़ा गया है जनता को लुभाने के लिए? इस शगुफा दिखाई दे रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली पास हो गया है, जो लागू हो गया है, इसमें शगुफा का क्या गुंजाइश बची? आपका इनका रोना रोजाना 2 तरह से रहता है कि टाइमिंग का रहेगा हमेशा। अरे टाइमिंग गलत चुन ली, अरे हमने गलत चुन लिया, सही चुन ली, रास्ता तो सही चुन लिया ना। टाइमिंग की शिकायत करते रहते हैं आप। अगर 2 साल पहले होता तो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे हिंदुस्तान में सबसे बड़े, 6 महीने पहले होता तो मध्य प्रदेश में चुनाव थे, राजस्थान में, अब हो रहा तो लोकसभा के चुनाव तो चलते ही रहते। इसीलिए तो कह रहे भैया मान जाओ, चुनाव का एक चुनाव एक देश करवा लो, फिर ये समस्या भी इन लोगों की सुलट जाएगी हमेशा के लिए। आपका रोना बार बार उस पर कहते हैं, कभी गैस सिलेंडर पे बोलते हैं। अब कहाँ तक इनको समझाते रहे कि तुम्हारे यहाँ ब्लैक में बिकते थे 5-5 हजार में 50 MP ब्लैक करते हुए सिलेंडर की अपने कूपन पकड़े गए। आपको अच्छा याद होगा, इन्हें भी याद होगा, जो लोग भी अभी 25-30-35 साल की उम्र के होंगे सबको पता होगा कि ब्लैक में सिलेंडर लेके आते थे, लाद के स्कूटरों पे ला रहे, लाइन लगती थी, कोई सिलेंडर कभी भी सही रेट पर किसी को नहीं मिल सका। आज वो सब बंद हो गया है। आप रेट के लिए मिलता तो तुम भी 1200 में बेचते थे, 1000 में, लेकिन ब्लैक में बेचते थे आप।
खाली 20% बिकते थे बुकिंग पे, 80% बिकते थे ब्लैक में। वो डीलर्स का मार्जिन बंद कर दिया हम लोगों ने, ब्लैक सिस्टम बंद कर दिया हमने, और अब जनता खुश है, जनता वोट दे रही है, गरीबों को सिलेंडर पहुंच रहे हैं। आप चिल्लाते रहिए। ठीक है, बड़ी माफी के साथ आप सभी को बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक खास चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही।